नमस्कार, 10 में है दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और 10 में है दम में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर, क्योंकि तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, लेकिन उस पर घमासान भी छिड़ गया है। बिल्कुल, और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव के ऐलान के बाद नतीजे किस तारीख को आएंगे, और पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के नेताओं के किस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। आपको यह भी बताएंगे कि चश्मदीदों ने कैसे पुलिस की पोल खोलकर रख दी। बिल्कुल मृदुल, तो बता देते हैं कि किस तरीके से आज जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, उसके साथ ही वर्चुअल रैली पर जोर दिया गया है, जिसको लेकर अब घमासान भी छिड़ गया है। बिल्कुल, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव आयोग ने कह दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल रैली करने की पाबंदी होगी। तमाम तरह की पदयात्रा, साइकिल रैली और रोड शो पर रोक लगा दी गई है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि आप सिर्फ डिजिटल प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ने वार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीजें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? अखिलेश यादव जी ने बहानों की फहरिस्त जाहिर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जैसे ही 10 मार्च आएगी तो सपा साफ हो जाएगी। – 2022 की जंग बज गई रणभेरी। तारीखों का ऐलान, शुरू हुआ घमासान। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान पर भी अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के वर्चुअली रैली करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि हम वर्चुअल रैली कैसे करेंगे। वहीं अखिलेश के सवाल उठाने पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव पहले से ही हार का बहाना बनाने लगे हैं। तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। अखिलेश यादव जी ने बहानों की फहरिस्त जाहिर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जैसे ही 10 मार्च आएगी तो सपा साफ हो जाएगी। और इसी डर की वजह से अब बहाने बनाना शुरू कर दिया अखिलेश यादव ने। पहले ईवीएम का बहाना बनाते थे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता का बहाना बनाते थे, और अब जब चुनाव आयोग ने ये सुझाया है कि रैलीज नहीं होंगे, कोविड के मद्देनजर रखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वर्चुअल रैलीज होंगी, तो अब उस पर भी अखिलेश यादव अब ऐतराज जता रहे हैं। वर्चुअल रैलीज पर आरोप लगाना बहाना है, हार से खुद को बचाना है, इसलिए अखिलेश यादव का नया बहाना है। असदुद्दीन ओवैसी ने वैसे तो चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर सवाल भी उठाए। हमने उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए चुनौती ली है और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। उम्मीद है कि चुनाव आयोग 15 तारीख के बाद अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगा। ईसीआई को भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में डिजिटल डिवाइड का ध्यान रखना होगा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, कहा कि अखिलेश के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, वो कैसे वर्चुअल रैली करेंगे। देखिए, उनकी पार्टी चलाना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, और मुझे लगता है वो अभी से ही अपनी हार के बहाने तलाश रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो भी नियम कानून बनाए हैं, सभी पार्टियों का उसका पालन करना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। ऐसे में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है, ये तो हमें एक तरीके से
सर्टिफिकेट देने जैसा हो गया और अपनी हार स्वीकार करना हो गया। मुझे लगता है उनको 10 मार्च तक तो इंतज़ार करना चाहिए जब जनता का जनादेश आए। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है। मुझे लगता है अखिलेश यादव को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जनता को जनादेश देना चाहिए। ये जनता का काम है तय करना कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले। चुनाव आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए रैलियों पर पाबंदी लगाई है। साथ ही चुनाव आयोग 15 जनवरी के बाद फिर से इसको लेकर चर्चा करेगा। ऐसे में चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है और देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और इसके नतीजे आएंगे 10 मार्च को। ये बात साफ कर दी है चुनाव आयोग ने। शिखा, बिल्कुल मृदुल, आप ठीक कह रहे हैं। आखिरकार वो तारीख आ ही गई जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? कमल खिलेगा या साइकिल सत्ता की रेस जीतेगी? इस विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। कि सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। आखिर वो तारीख आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। यूपी विधानसभा के लिए पहला चरण 10 फरवरी को होगा, जिसमें 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा, जिसमें 55 सीटों पर चुनाव होना है। तीसरा चरण 20 फरवरी को, जिसपे 59 सीटों पर मतदान होना है। चौथा चरण 23 फरवरी को, जिसमें 60 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवा चरण 27 फरवरी को, जिसमें 60 सीटों पर मतदान है। छठा चरण 3 मार्च को, जिसमें 57 सीटों पर मतदान। सातवां और आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा, जिसमें 54 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। महामारी के बीच हो रहे इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। आयोग ने 15 जनवरी तक के लिए सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए चुनावी तारीखों के ऐलान से सूबे की सियासी हलचल कैसे तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी तारीखों का स्वागत किया है। योगी आदित्यनाथ ने जनता पर भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत का दावा किया है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व के आगाज के साथ जहां एक तरफ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत का दावा किया, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी का सफाया करने के लिए इन्हीं तारीखों का इंतजार कर रही है। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। 10 फरवरी से शुरू होने वाले लोकतंत्र के महापर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी से कमर कस ली है। आयोग ने ये साफ कर दिया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए ही मतदान करवाया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक के लिए सभी रैलियों पर रोक लगा दी है। 15 जनवरी तक रोड शो, साइकिल रैली और पद यात्रा पर भी रोक है।
डोर टू डोर अभियान में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 80 साल के ऊपर के मतदाता, कोरोना संक्रमित और दिव्यांग बैलेट के जरिए मतदान कर पाएंगे। बूथ पर व्हील चेयर और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। पोलिंग बूथों की संख्या भी 16% तक बढ़ाई गई है। 2 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथों पर मतदान की व्यवस्था की गई है। चुनावी तारीख का ऐलान होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब सभी की निगाह टिकी हुई है 10 मार्च पर। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि यूपी में फिर से कमल खिलेगा या फिर साइकिल सत्ता की रेस जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी चुनाव के साथ आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनावों के साथ साथ चुनाव आयोग ने और भी 4 राज्यों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, जिसमें अगर पंजाब, उत्तराखंड, गोवा की बात करें तो 1 चरण में मृदुल चुनाव होना है। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होना है और उत्तराखंड की अगर बात करें तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बिल्कुल, ये तो उत्तराखंड की बात रही, लेकिन पंजाब में भी मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि यहां पर हर पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ अकाली दल है, तो अमरिंदर सिंह की पार्टी भी चुनाव में जीत के लिए पुरजोर तरीके से लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले। हम अपने कामों के आधार पर यहाँ का इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनेगी। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। 14 तारीख परिवर्तन की तारीख है और 14 तारीख को इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। भाजपा गच्छ होगी, कांग्रेस विजयी हो। हमारे मन में उत्साह है और मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि हमारे कार्यकर्ताओं का जोश इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। 5 राज्यों में चुनावों के लिए रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में मतदान होगा। 14 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। 27 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 3 मार्च को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब में 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने 77 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। अब कैप्टन कांग्रेस से अलग खुद की पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। कैप्टन अमरिंदर ने चुनावी तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। जितना जल्दी उतना बेहतर। हम उस बड़े दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो पंजाब का भविष्य तय करेगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो लोकतंत्र के उत्सव में पूरी भावना के साथ भाग लें। सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। पंजाब में मतदान की तारीखों का ऐलान बीजेपी ने भी इसका स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। जो तारीखें इलेक्शन कमीशन ने अभी जाहिर की हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव करना, चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। इलेक्शन कमीशन ने जो तिथियां तय की है, हम उन तिथियों पर पूरी तैयारी के साथ में चुनाव के मैदान में जाएंगे। उत्तराखंड में 2017 में बीजेपी ने 70 में से 57 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। धामी जहां बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं हरीश रावत का कहना है कि 14 फरवरी को परिवर्तन होकर रहेगा। भाजपा ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया था। आज अटल जी ने जो राज्य बनाया, उस राज्य को केंद्र में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संवारने का काम हो रहा है, आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार बीजेपी आगे बढ़ेगी और हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार। हम अपने कामों के आधार पर यहाँ का इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनेगी। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। 14 तारीख परिवर्तन की तारीख है और 14 तारीख को इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। भाजपा गच्छ होगी, कांग्रेस विजयी हो। हमारे मन में उत्साह है और मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि हमारे कार्यकर्ताओं का जोश इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी चुनाव के ऐलान का स्वागत किया। बीरेन सिंह ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। पंजाब से लेकर मणिपुर तक
सत्ता पर काबिज दल एक बार फिर से वापसी का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष नए साल में नई उम्मीदों के साथ वापसी के लिए जोर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान कांग्रेस पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। लगातार बयान सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। शिखा, बिल्कुल मृदुला, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू जो ये कह रहे थे कि ये स्वांग कर रही है बीजेपी, यानी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू उसको स्वांग कहते हैं। अगर चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो वो कहते हैं कि सुरक्षा में कोई सेंध ही नहीं थी, बल्कि आपको बता दें कि 1 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारी थे। ये चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा आने वाले समय में चुनावों में उठाना पड़ सकता है, और ये माना भी जा रहा है कि को भारी पड़ सकता है। ओ यार कोई खतरा तैनू होया नहीं, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। ऐडा बेशर्म बंदा मैं अपनी सारी जिंदगी च नहीं देखा। आऊं होगी। पुलवामा इन्हीं की साजिश होगी, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। देश की सत्ता पर 5 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के ये वो बयान बहादुर हैं जो पीएम की सुरक्षा में चूक पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। पंजाब की सीएम चन्नी को लगता है कि वहां गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली, इसलिए पीएम सुरक्षित थे। ओ यार कोई खतरा तैनू होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लगता है कि वहां बम नहीं फटा, इसलिए पीएम की सुरक्षा में हुई सेंध कोई मुद्दा नहीं है। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। सैनिटाइज करना चाहिए था। हंसी ठिठोली की दुकान चलाने वाले, बात ताली ठोकने वाले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू तो अपनी मस्खरी से बाज ही नहीं आ रहे हैं। उन्हें पीएम की सुरक्षा में हुई सेंध ड्रामेबाजी लगती है। यदि बेशर्मी दी हद हुंदी है, ऐडा बेशर्म बंदा मैं अपनी सारी जिंदगी च नहीं देखा। ये जड़ा बुलबुला जिहा बनाया सी इन्हां ने, बुलबुला जिहा बनाया सी, साला पटाक दने पाट के थल्ले आ गया ते कल थोनू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी ठोको ताली टका। 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी से कांग्रेस कितनी खुश है, इसकी बानगी यही खत्म नहीं होती। फहरिस्त बहुत लंबी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का जितना अनुभवी नेता, उसका उतना ही बेशर्म बयान। ऐसे कुतर्क की इंसानियत शर्मसार हो जाए। दिग्विजय सिंह जो कभी कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हुआ करते थे, आज प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री को साहसी और दूसरे को डरपोक बता रहे हैं। मोदी विरोध में बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि बार-बार भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा राजनीति और सियासत से ऊपर की बात है। कुतर्कों की इस झड़ी में अगला नंबर उदित राज का है। पिछली लोकसभा में बीजेपी से सांसद थे, पहले मंत्री पद नहीं मिला, फिर 2019 में टिकट नहीं, इसलिए कांग्रेस की गोद में जा बैठे और जब से कांग्रेस का हाथ थामा है, विवादित बयानों के गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। पीएम की सुरक्षा में हुई सेंधमारी को देखकर इन्हें पुलवामा की याद आ गई। पुलवामा हमले को आंतरिक साजिश बता रहे हैं, कुतर्कों की नई कहानी गढ़ रहे हैं। तो ये तो पुलवामा तो छोटी झूठ है, कोई किसी भी एंगल से कौन सा थ्रेट है इनको। तो इसलिए मैंने कहा कि पुलवामा इन्हीं की साजिश होगी, क्योंकि सत्ता की भूख इन्हें कुछ भी करा दे सकती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बयान बहादुर चन्नी सरकार के बचाव में दलीलें गढ़ रहे हैं। उन्होंने 5 जनवरी की उन तस्वीरों पर आंख में पट्टी बांध ली है जब प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। दरअसल पंजाब सरकार निष्पक्ष जांच की जगह कुतर्कों का ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिसमें ये पूरी घटना जमींदोज हो जाए।
लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद ये भूल रही है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और 130 करोड़ देशवासियों ने उन्हें चुना है। जब तक इस पूरी घटना का सच सामने नहीं आ जाता, सवालों के घेरे में चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10 में है दम में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।